हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम रेलवे के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार की रेलवे में आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं वो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आरआरबी के जो एनटीपीसी का एग्जाम अब होने वाला है, ठीक है, उसके बाद में ग्रुप डी का एग्जाम जो होगा, ठीक है, इन दोनों ही एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आपका एनटीपीसी का एग्जाम में जो है कि इससे आपके जो क्वेश्चन होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे के द्वारा। तो इन तीनों ही एग्जाम में ये आप क्या है कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास का होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से इसको डिटेल में अच्छे से समझ के करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे पॉसिबल आंसर होगा उसको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है। एनटीपीसी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से ये आपका कौन सा आपका त्वरण की इकाई है वो आपको बताना है। ठीक है, एक लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपका सेकेंड में है कि फीट पर सेकेंड, और थर्ड है आपका क्या मीटर पर सेकेंड, और फोर्थ है आपका सम पर सेकेंड। कौन सा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा? तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा त्वरण का। ठीक है, त्वरण को एक्सेलरेशन ए से आपका इंडिकेट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो आपका चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम होता है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, वेलोसिटी बाई टाइम होता है। ठीक है, तो टाइम से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, ऊपर में मीटर और नीचे आपका टाइम का सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकेंड आपका किसका होता है, मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी का होता है, और यही आपका क्या है टाइम का क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इस वजह से मीटर पर सेकेंड ये आंसर होगा। इसको इस प्रकार से भी लिखा जाता है। ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड का पावर 2। ठीक है, इसमें भी इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, या फिर आपका इसी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, मीटर एस का पावर 2। ठीक है, तब भी ये आपका क्या होगा, सेम ही आंसर है। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर ए कुछ इस टाइप से कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया रहता है ऑप्शन, सो दैट आप क्या है कि कंफ्यूज होकर के कुछ और आंसर कर दे। ठीक है, बाकी ये दोनों यूनिट तो आप लोग याद ही करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है WWW का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, यह WWW जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का जो है आविष्कार करने वाले पर्सन कौन है वो बताना है। ठीक है, ये व्यक्ति का नाम बताना है। ए बोल रहा है आपका फर्स्ट ऑप्शन में कि विंट सेर्फ, और सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है रॉबर्ट ई कहन, सी है चार्ल्स बेबेज, और डी आपका फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि टिम बर्नर ली। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो टिम बर्नर ली ने आपका क्या है WWW का आपका क्या है आविष्कार किया है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का आपका आविष्कार करने वाले जो आविष्कारक हैं वो आपका टिम बर्नर ली हैं। ठीक है, नाम याद रखना है। चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज। ये दोनों ही नाम आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, ये तो मल्टीपल टाइम आपका रेलवे के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, ये बोला गया है परम युवा। ठीक है, सेकेंड नंबर ऑप्शन है कि आपका परम 8000, और थर्ड है आपका परम बायोक्रोम। ठीक है, फोर्थ है आपका परम पदम। ठीक है, आप परम नाम से याद रखते हैं ना, तो परम नाम याद रखने से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से पूरा इसका याद रखेंगे। ठीक है, तो परम क्या, परम 8000। ठीक है, परम 8000 जो है कि पहला सुपर कंप्यूटर होता है ये भारत का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस टाइप के जो है कि एनटीपीसी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको एक वीडियो की प्लेलिस्ट में आपका क्रिएट करके उनको अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पे जा करके आप उन सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, सो दैट जब आप एनटीपीसी का एग्जाम में वहाँ पर बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल हाई होगा, क्योंकि आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को देख करके गए रहेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पर आने वाला है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो है ना कि कौन सा एक नेविगेशन का उपग्रह है। ठीक है, तो नेविगेशन सैटेलाइट के बारे में बताना है। फर्स्ट बोल रहा है आपका क्या GSLV। ठीक है, और सेकेंड है आपका PSLV, थर्ड है आपका IRNSS, और थर्ड है आपका फोर्थ है आपका क्या SLV-3। ठीक है, कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो यहाँ पे IRNSS ये हमारा क्या है एक नेविगेशन उपग्रह है। कौन सा, IRNSS। ठीक है, ये इंडियन आपका नेविगेशन सिस्टम है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो पूरा नाम याद रखना है। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कि ये आपका कितनी ऊंचाई पे उड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि IRNSS
नेविगेशन सिस्टम है। इसके थ्रू हम जैसे मैप उप चलाते हैं ना, तो मैप चलाते हैं तो आपका क्या होता है, गूगल मैप ओपन करके आप रास्ते पे कहीं भी जाते रहते हैं तो आपका एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे आप जो हेल्प जीपीएस के थ्रू ट्रेस करने में मदद करता है ना, वो यही है, ठीक है, IRNSS, ठीक है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये क्या करता है, इंडिया के ऊपर ना नज़र बना करके है, ठीक है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि ये आपका कुछ इस टाइप से होता है, कितनी ऊंचाई पे है, तो ये आपका जियो सिंक्रोनस होता है, ठीक है। आपका ये 36,000 किलोमीटर पे है, ठीक है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे इसको सेट किया गया है, ठीक है। और इंडिया पे ये क्या रहता है, बना रहता है। जितने स्पीड से आपका अर्थ घूमता है उसी के साथ में क्या है कि ये उतने ही स्पीड से घूमते रहता है, और अर्थ में जो इंडिया के ऊपर में ये आपका जो है कि फोकस बनाए रखता है, ठीक है। और इंडिया से ये जो है कि कवर कितना डिस्टेंस करता है, तो कवर इंडिया एंड अप टू द 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इट्स बॉर्डर, ठीक है। इंडिया के बॉर्डर से आपका 1500 किलोमीटर दूर तक क्या है कि ये नेविगेशन सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो ये है, और ये जो भी आपका क्या है कि इसका एक्यूरेसी की बात करें तो ये 20 मीटर से ज़्यादा है, मोर देन 20 मीटर से ज़्यादा का एक्यूरेसी देता है, ठीक है। मतलब कि आप जो है मैपिंग ओपन करके जाते हैं ना, तो जस्ट मैप में आप क्या करेंगे, जो लोकेशन रहता है उसके जस्ट पास तक ये पहुंचाने का काम करता है। 20 मीटर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो तो 20 मीटर दूर तक ही छोड़ देगा, वरना क्या है कि बहुत पास का लोकेशन तक आपका क्या है कि ये मैपिंग के थ्रू पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, इनमें से बताना है कि आपका कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। ए बोला गया है आपका क्या MP5, और बी है आपका MOV, और थर्ड है आपका क्या यहाँ पे WMB, और फोर्थ ऑप्शन में है WMA। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा WMA, ठीक है। WMA जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है विंडोज मीडिया ऑडियो, ठीक है। विंडोज मीडिया ऑडियो जो है हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन, ये आपका सही आंसर है, ठीक है, WMA, ठीक है। तो याद रखना है विंडोज मीडिया ऑडियो, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। और भी होते हैं, जैसे कि और भी MP3 होता है, MP5 नहीं होता है ना। MP3 क्या है, तो ये भी आपका ऑडियो फाइल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। MP3 में गाने सुनते हैं ना, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। ऐसे ही अन्य भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी तो क्या दे रखा है, WAV दिया रखा है, ठीक है, ये भी आपका ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। ऐसे ही MP3 दिया रहे, ठीक है, तो वो भी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन होगा, ठीक है। AAC ये भी आपका क्या है, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन होता है। फ्लैग, ठीक है, FLAC, ठीक है, ये भी आपका ऑडियो फाइल एक्सटेंशन होता है। और ये OG, ठीक है, OGG, ठीक है, ये भी ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये नाम को याद रखना है, इनमें से कोई सा भी आपका कंप्यूटर में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है कि ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पे WMA आपका जितने ऑप्शन है उनमें से सही आंसर है, ठीक है। WMA आपका विंडोज मीडिया ऑडियो, ठीक है, ये आपका क्या है कि ऑडियो फाइल एक्सटेंशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो VLSI का मतलब क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। VLSI का जो पूरा नाम होता है उसका नाम बताएंगे, ठीक है। तो इसका नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। कौन से ऑप्शन में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। V से आपका वेरी, L से आपका लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा, ठीक है, और S से आपका स्केल, और I से होता है इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो VLSI का ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ से पूछा गया है आपका कि एक 13 किलोग्राम का वस्तु एक समान वेग 5 मीटर पर सेकेंड के साथ घूम रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे आपका वस्तु जो है उसकी गतिज ऊर्जा बताना है, ठीक है। यहाँ पे मास दे रखा है 13 किलोग्राम और वेलोसिटी दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, गतिज ऊर्जा को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है हाफ mv² होता है, ठीक है, mv², ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको मास दे रखा है, तो मास को यहाँ पे ले लें कितना, 13, ठीक है। तो यहाँ पे 13 ले लेंगे, और v कितना है, तो v आपका 5 है ना, तो 5 × 5 लिख लें, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, मास में आपका 13 लिख लें,
ठीक है। और v में कितना है, तो v में आपका 5 वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 5 × 5, ठीक है, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कंप्लीट सोल्व करने के बाद में जो आपको यहाँ से आंसर मिलने वाला है वो आपका क्या मिलने वाला है, तो 162.5 जूल, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका कैंसिल करने के बाद डेसिमल में आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका मल्टीप्लाई करके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 162.5 आएगा, ठीक है। तो 162.5, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऊर्जा का। ऊर्जा को हम किस में मापते हैं, गतिज ऊर्जा जो होती है वो जूल में मापा जाता है, ठीक है। तो जूल वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ठीक है। 162.5 ये जूल, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे मीटर सेकेंड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यूनिट भी देख लेना है आंसर आने के बाद, ठीक है, वरना क्या है कि दूसरे यूनिट के साथ में आप आंसर कर देते हैं तो आपका जो है कि सॉल्यूशन के बाद भी आंसर गलत होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। तो पर्यावरण जो अध्ययन करते हैं हम, ठीक है, उसके अधिगम का सिद्धांत कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। ए बोल रहे हैं आवश्यकता का सिद्धांत, बी है आपका उपयोगिता का सिद्धांत, सी है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत और डी है ये सभी। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा इसके लिए, ठीक है। जल्दी से आंसर करें और वीडियो को एक बार लाइक जरूर से कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कि हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे सही हैं, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन का जो अधिगम का जो सिद्धांत होता है, ठीक है, वो आवश्यकता का भी सिद्धांत होता है, ठीक है, कि हम पर्यावरण के अध्ययन क्यों करते हैं, तो आवश्यकताओं को समझने के लिए, ठीक है, हमारी क्या क्या आवश्यकताएँ हैं, वो आवश्यकताएँ पर्यावरण से कैसे फुलफिल की जाती है, ठीक है। उपयोगिता का सिद्धांत कि हमारे जो है कि पर्यावरण में जो भी चीज़ें हैं उनको कैसे हम जो है कि यूजफुल रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं, तो ये सब चीज़ों के बारे में भी हम करते अध्ययन पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है। तो उपयोगिता का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का सिद्धांत के अंतर्गत ही आएगा। वही आपका जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, ठीक है। तो क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं वो आपका जीवित रहते हैं, तो ये जीवन सो सारे जीव जंतुओं के बारे में भी पढ़ना हमारा क्या है कि ये फर्ज बनता है। अदरवाइज क्या करें कि हम पर्यावरण को ज़्यादा ही आपका नुकसान पहुंचाने लगेंगे तो फाइनली हमारा इकोलॉजी डिस्टर्ब होगा और हमारी क्या है लाइफ भी डेंजर में आ जाएगी, ठीक है। इसलिए ये भी सिद्धांत हमारा पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत ये भी पढ़ा जाता है, इसलिए ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं कि करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसके लिए सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऋणायन कैसे बनते हैं, ठीक है, ऋणायन कैसे बनते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ऋणायन बनाने के लिए क्या होता है, जैसे कि कोई एक एटम है, ठीक है, एक एटम में मान लूँ कि सोडियम है, एक क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन है, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है इसमें टोटल आपका एटॉमिक नंबर इसका बता देते हैं। एटॉमिक नंबर हमारा 17 होता है, मतलब इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटोन है, प्रोटोनों की संख्या कितना होगा 17, मतलब 17 प्लस चार्जेज होती हैं, ठीक है। वही आपका इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, तो ये 17 होते हैं, ठीक है। तो जब ये क्लोरीन होता है, क्लोरीन में आपका इसका इलेक्ट्रॉन ना निकले रहते हैं ना इसमें इलेक्ट्रॉन आए रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका कितने रहते हैं, तो टोटल 17 रहते हैं और इस तरीके से आपका जो है कि ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है। लेकिन इसी में हमारा बात करें कि ये जो ऋणायन बनाना है मुझे, ठीक है, ये जो क्लोरीन एटम है उसको ऋणायन बनाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा ऋणायन आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये आपका पहले से कितने थे, 17 प्लस थे प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों एक दूसरे का जो है इफेक्ट को कैंसिल आउट करते थे और ये न्यूट्रल होता था, ठीक है, न्यूट्रल होता था, लेकिन उसमें कोई चार्ज नहीं होता था। लेकिन हम जैसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा संयोजित करें, ऐड करें, तो इस ये जो आपका जो हो जाएगा क्लोरीन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। तो कोई सा भी ऐसा एटम लेना था जिसमें आपका ऋणायन कैसे बनते हैं वो पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लोरीन के थ्रू इसको समझा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के संयोजन से बनते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन के संयोजन से ऋणायन बनते हैं, ठीक है। वही बोलेगा कि आपका धनायन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो धनायन जो होगा वो आपका इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से होंगे, ठीक है। तो दोनों ही याद रखने हैं, इलेक्ट्रॉन के निष्कासन से धनायन बनते हैं, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज उसमें बढ़ जाएगा उसके न्यूक्लियस में, ठीक है। तो इस वजह से वो धनायन के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो ये ऋणायन के जैसा बिहेव करता है, इसलिए संयोजन से ऋणायन और निष्कासन से धनायन बनता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है आपसे
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है, ठीक है। इसका कॉमन नेम बताना है कि कॉमन नेम क्या बोला जाता है इसको, ठीक है। ए बोला गया वॉशिंग सोडा, बी है ब्लीचिंग पाउडर, सी है आपका बेकिंग पाउडर और डी है आपका क्या, बेकिंग सोडा। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि आपका जो है इनमें से सही आंसर कौन सा है, ठीक है। बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaHCO3, ठीक है। याद रखना है, बेकिंग सोडा का ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। तो ये NaHCO3 ये आपका बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। वही वॉशिंग सोडा की बात करें तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, 10H2O ये होता है आपका, ठीक है, वॉशिंग सोडा का, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है CaOCl2, ठीक है। तो अब बता दें कि यहाँ पे जो है ना कि सामान्य कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो इसका सामान्य नाम क्या है, तो वो ब्लीचिंग पाउडर के साथ में सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे सही, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो जितने भी यहाँ पे आपको केमिकल नेम बताए सारे के सारे इंपॉर्टेंट थे, उनको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है, ठीक है। इनमें से कौन सा गैस है जो चूना पानी जो है ना, चूना पानी किसको बोलते हैं, तो चूना पानी हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, CaOOH2, ठीक है, इसको बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या चूना पानी, तो ये चूना पानी जो है इसको दूधिया रंग में बदल देती है, मतलब मिल्की कलर दूध के रंग में बदल देती है, ठीक है। तो वो कौन सा गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, जैसे ही चूना पानी में डालते हो तो वो उसका रंग कैसा बदल देता है, दूधिया रंग में बदल देता है, ठीक है। मान ले कि ये जो है ना कि आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जैसे ही इसके एक बीकर में ले लें कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना है ना, चूना को आपने पानी में मिला दिया तो ये चूना पानी कहलाया, ठीक है। इसमें जैसे ही एक पाइप के थ्रू यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, है ना, CO2 यहाँ पे इसमें देते हो, ठीक है। तो इसका रंग कैसा परिवर्तन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से मिल्की कलर में हो जाएगा, दूधिया रंग में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछा गया है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तत्वों को उनकी बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बढ़ती परमाणु संख्या के क्रम में आपका किन श्रेणी के तत्वों को आपका किया गया है वो आपको बताना है, ठीक है। किस कौन सी श्रेणी में ऐसा किया गया है, तत्वों को आपका परमाणु के बढ़ते क्रम में संयोजित, ठीक है, अरेंज किया गया है, ठीक है। तो ए बोला गया है यहाँ पे आपका क्या, आधुनिक आवर्त सारणी, बी है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी और सी है आपका न्यूलैंड का नियम, ठीक है, और डी है आपका डोब्रेनियर्स का ट्राइड्स। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो यहाँ पे हमारे पास आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व हैं, जो भी एलिमेंट हैं, उनको उनके बढ़ते एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखा गया है, ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बस इतने ही क्वेश्चंस ले रखे थे, ठीक है, इनको डिटेल में समझें अभी, ठीक है, कि इतने ही क्वेश्चंस में से आप अच्छे से समझ के करते हैं, ठीक। तो इस टाइप के और भी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, जो भी इसे इसके ऑप्शन को भी समझाते गए हैं, ठीक। तो इस टाइप के और भी हमने क्या किए हैं कि जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उनको एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके उसमें अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। तो उनको जा करके भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और इस टाइप के और भी कंटेंट्स के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।